तहसीन जी, ये बात तो सच है ना कि उनके पास नरेंद्र मोदी हैं। आप सोचिए, एक जगह वो 90 मिनट का भाषण देते हैं, एक जगह 95 मिनट से ज्यादा देते हैं, बिल्कुल फोकस रहते हैं, इधर उधर नहीं है, 2024 का एजेंडा सेट कर देते हैं, कांग्रेस पर करारा वार करते हैं। तो ये तो ताकत है बीजेपी की, इससे कैसे इनकार करेंगे? और इसी वजह से बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है। नहीं, अगर आपका सवाल है कि लंबा भाषण करते हैं मोदी जी तो अच्छी बात है, मन की बात करते हैं, काम की बात तो कुछ करते ही नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी। और लंबा भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है। भाषण के दौरान सवाल लेना, विपक्ष के सवाल लेना और सवालों के उत्तर देना, जो हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की प्रथा थी। मनमोहन सिंह जी जब बोलते थे, उनको सुषमा जी, अरुण जेटली जी रोकते थे, वो सवाल पूछते थे, क्वेश्चन आंसर होता था, आप कवर करती थी पार्लियामेंट। आज मुझे एक उदाहरण दिखा दीजिए, मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूं, एक, कि जहां पर प्रधानमंत्री जी ने किसने रोका सवाल, या विपक्ष को आप दिखाते नहीं हो। प्रधानमंत्री नॉन स्टॉप बोलते। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, रेडियो की तरह वो बोले वो अच्छा है और अच्छा बोलते, लेकिन ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है। ये बात को हम याद रखें। दूसरी बात, आप हमारे नेता को, नहीं दूसरी बात, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं जल्दी से। गौरव जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई, लेकिन जब देखो राहुल गांधी जी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग होता, हम भी कह सकते कोई जोक करता जिसने कहा था 200 सीटें पार होगी बंगाल के अंदर, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। आदर देना चाहिए और लेना चाहिए, ठीक है, सबकी अपने अपना तरीका है, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन देश की जनता देखती है ये घमंड आपको ले डूबेगा। ये बात मैं कह रहा हूं। बाकी मेहमानों के पास जाते हुए उसके बाद गौरव भाटिया जी में आऊंगी, जरा एक बार फिर से वो नीतीश कुमार वाली तस्वीरें दिखाई। बोल लीजिए गौरव भाटिया। दूसरी बार गई उनके पास, मुझसे उत्तर ले लीजिए प्लीज चित्रा जी, मर्यादा यही कहती है। धन्यवाद। हाँ चित्रा जी, सबसे पहले तो देखिए, मेरे भाई हैं छोटे, तहसीन ने बात करी दुर्योधन की। हाँ। तो दुर्योधन की जो माँ थी गांधारी, उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी और मोह इतना था दुर्योधन से कि चाहती थी दुर्योधन किसी तरह से सत्ता का सुख पाए। अब आधुनिक राजनीति में कौन सी माता है जिन्होंने पट्टी बांधी और जिनको योग्यता नहीं दिखाई दी? मिलिंद देओरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, कितने लोग छोड़ के चले गए, ये पूरा देश जानता है। और तहसीन भाई, मर्यादा की बात आपने करी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जिस दिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगेंगे, चौकीदार चोर है कहने के लिए, डंडे से मारा जाए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी कांग्रेसी कहते हैं, मैं वाकई बता रहा हूं आपको, पूरा देश उस दिन सराहेगा कि कम से कम इस व्यक्ति में इतनी दमखम है कि ये अपनी गलती का सुधार कर रहा है। और एक बात और कहूंगा, ये जो नीतीश कुमार जी की तस्वीर आ रही है चित्रा जी, आपका चैनल एक खबर चला रहा था कि एक और इनका घटक दल है जो कि इनको छोड़ने जा रहा है। मुझे नहीं पता उसमें कितनी सत्यता है, लेकिन जब से भारत तोड़ो अन्याय यात्रा शुरू हुई है, मिलिंद देओरा चले गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। आप जो पंजाब में भगवंत मान ने कहा हम अकेले लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने घमंडिया छोड़ दिया और आज ये खबर आ गई। अब आप बताइए, क्या स्वाहा करा के भस्मासुर मानेंगे या उससे पहले? बाकी लोगों से मैं प्रतिक्रिया ले लूंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 90 मिनट तक जो भाषण हुआ है राज्यसभा में, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। सबसे नीरस भाषण, और कांग्रेस पे हमला इसलिए कि खतरा ही कांग्रेस से है, इंडिया गठबंधन से। मुझे अगर एक लाइन में कहना हो तो शारीरिक रूप से नहीं कहना हो, लंबी आयु हो। ये मोदी सरकार का टाइम डिक्लेरेशन था राजनीतिक रूप से, जहां वो ये साहस नहीं कर सके कि हमने 10 साल में क्या किया, वो बोलते रहे कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे। इतना डिक्लेरेशन कह रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस आपको लगता है, बताता है कि अगले 5 साल क्या करने वाले। आज जिस तरह से वो सभापति को राष्ट्रपति बुला रहे थे, जिससे लगता है कि पटरी से ऊपर उतर गई थी। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह भाषण दिया, इतना खराब भाषण करी। प्रमोद तिवारी को आप सुन रहे थे, जिस तरह के शब्दों का उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया है। प्रियंका कक्कड़ जी, सीधे आपके पास आते हुए जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए नीतीश कुमार की, क्योंकि आज की ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। 1 महीने पहले की पॉलिटिक्स और 1 महीने बाद की पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का किस तरह से फर्क आ जाता है, उन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, एक तो जो कहा गया है तिवारी जी की ओर से, उस पर भी आपकी टिप्पणी, क्या आपको भी लगता है ऐसा प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है? और दूसरा सवाल ये, 1 महीने पहले तक अरविंद केजरीवाल जी से जाकर नीतीश कुमार मुलाकात किया करते थे, आप लोगों में दम भरा करते थे और आप लोग भी नीतीश कुमार के कारण बड़े आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई देते थे। अब नीतीश जी इधर आ गए हैं, एनडीए का वैसे ही पावर और पारा बिल्कुल हाई है और 400 पार का नारा भी दिया जा रहा है। प्रियंका जी,
चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, तभी कहा जाता है कि राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत लंबा समय है। देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अब ना लोग ऊब चुके हैं जिस तरह की भाषा गौरव भाटिया यूज करते हैं, जिस तरह की राजनीति भाजपा की नकारात्मक राजनीति है, जिस तरह की कमर तोड़ महंगाई भाजपा ने दी है। आज मैंने प्रधानमंत्री मोदी का पूरा बयान सुना एंड देयर इज नो डाउट ही इज अ ग्रेट ओरेटर, बट इट इज मेरे लिए ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और एक्शंस में ये है कि देश में एमएसएमई खत्म हो रहे हैं, बहुत बुरी व्यवस्था में है। तो फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में झूठ बोला कि इतने स्टार्टअप स्टार्ट हो जाएंगे। सबको पता है आज स्टार्टअप्स की असलियत, सबको पता है एमएसएमईज कहाँ पे हैं, सबको पता है कि आज मैन्युफैक्चरिंग की आज जो एफडीआई है वो देश में लोएस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग का जो आंकड़ा है जो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था रिसेंटली, वो 1971 के दर पर है, ये सबको पता है। तो जनता को मूर्ख ना समझे, जनता बहुत समझदार है। और जो आप ये जोड़ तोड़ की राजनीति भाजपा में देख रही हैं, तो इससे एक बात तो स्पष्ट ही है कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले काफी नहीं है, उनको सबके सहारे की जरूरत है। तो ये नैरेटिव तो बस्ट होता है। और देखिए, बहुत चिंता की बात है, अभी इलेक्शन कमीशन के सारे रूल्स बदल दिए गए। 3 ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाएगा, 2 उनमें से भाजपा के लोग होंगे और एक प्रधानमंत्री खुद होंगे। आप देखिए चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में क्या हुआ। अनिल मसी ने, जिसको फटकार भी लगी, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। इमोरल, मॉरली करप्ट पार्टी जिसकी नींव ही बंगारू लक्ष्मण ने रखी हो। अरे जीतेंगे कैसे प्रियंका जी? 1.5 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है, जीतने का क्या है ऑप्शन आप लोगों के पास? उधर वो एजेंडा सेट कर रहे हैं 2024 का, आप लोगों के सहयोगी दल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और उस पर बीजेपी तंज कस रही है कि जो डूबता हुआ जहाज होता है उससे तो सब लोग उतर उतर के भाग जाते हैं। प्रियंका जी, नहीं, पर ये भी तो क्लियर है ना कि मोदी जी अकेले नहीं लड़ सकते, अब उनको सबके सहारे की जरूरत है, तभी तोड़ते हैं। वो तो क्या कह रहे थे नीतीश कुमार जी के लिए 2 दिन पहले तक, और उसके बाद देखिए क्या हुआ। उन्होंने किस तरह के अपशब्द नहीं यूज किए। उन्होंने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार जी ने जो सदन में महिलाओं के लिए कहा, तो नीतीश कुमार जी कभी महिला सुरक्षा दे ही नहीं सकते, तो इसलिए क्या उन्होंने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। आप देखिए कि क्या हालत हो रही है कि देश की जो महिलाएं, आज आपको ना जवाब, इनकी भाजपा को जवाब देश की जनता देगी, किसी को देने की जरूरत नहीं है। जो इन्होंने नारे लगाए थे, अब की सब पेट्रोल 40 का मिलेगा, करेंसी हमारी 40 रुपए की हो जाएगी यूएस डॉलर के मुकाबले, अब कहते हैं कि यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है इसलिए हमारी करेंसी वीक हो रही है। ऐसे कुतर्क देते हैं ये, और इनको लगता है कि जनता इनके झांसों में आती रहेगी। ठीक है, राजीव रंजन जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अफगानिस्तान से भी नीचे गिर गई है। ठीक है, ठीक है, सच है। तो क्या ये सारा मुद्दा आम लोगों के बीच घर करेगा? आशुतोष जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन राजीव रंजन जी, अब तो तहसीन पूनावाला जी भी तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं 1 हफ्ते में राजनीति पूरी पलट जाती है, आज नीतीश जी यहाँ है कल कहाँ हो। लेकिन इन सब के इतर अब बातचीत तो यही हो रही होगी कि 40 की 40 लोकसभा सीटों को कैसे जिताया जाए, नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरे टर्म में कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। राजीव रंजन जी, और जो विपक्षी दलों की ओर से तंज कसा गया है उस पर भी आपकी टिप्पणी। 39 सीटें हम लोगों के पास जी, 40वां सीट जो किशनगंज का है, वहां भी जीत और हार का बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं। तो हम कॉन्फिडेंट हैं, वहां 40 की 40 सीटें एनडीए को मिलने जा रही है। तहसीन पूनावाला ने अगर कोई तंज कसा, अस्वाभाविक नहीं है। अगर वो विपक्ष में है, उन्हें ये पूरा अधिकार है, अपनी बातें अपने तरीके से रखेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँ, अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के समय में जो काम होने चाहिए थे नहीं है, तो इससे बेहतर करने के लिए सत्ता में आना होगा। सत्ता में आने के लिए पूरे देश में कांग्रेस का खुद का आधार नहीं है, साथियों की जरूरत होगी, और साथियों को बांधने की कला नहीं है उनके पास। एकला चलो वो जानते हैं, और उनके अहंकार ने देश में विपक्ष का सत्यानाश किया। धीरे धीरे जो भी साथी उनसे टूटते चले गए, इसकी नैतिक जवाबदेही कांग्रेस नेतृत्व को लेनी चाहिए, वैसे वो लेंगे नहीं। और लगातार कुछ फैसले जो उनके अब चुनाव के समय यात्रा का पार्ट 2 या 5 राज्यों के चुनाव के समय में इंडिया अलायंस को ठंडे बस्ते में डाल, तो पता नहीं वो किस भरोसे इस पूरे 2.5-3 दशक का जो ये दौर है, जो गठबंधन राजनीति, जिसमें दोनों ही अलायंसेस को ये पता है कि बगैर साथियों की राह बहुत आसान नहीं है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया
कि अलायंस उन्हें चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद अपने बल पर 303 सीटें, इससे उलट कांग्रेस की 52 सीटें, और उन्हें साथियों की सख्त जरूरत थी। तो मुझे ऐसा लगता है जो हालात बने जी ये पूरी तरह से इसके लिए कांग्रेस और राहुल गांधी की अपरिपक्वता, उनका अहंकार और क्षेत्रीय दलों को जो लंबे समय से दोयम दर्जे का जो उनकी ओर से जो देखने का तरीका रहा, जी एक बार इसकी फिर से उन्होंने पुनरावृत्ति की और उनके कुछ और साथी टूटते हुए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा जो चुनाव है वो एक तरफा है। ठीक है। आपको लग रहा है कि पूरा चुनाव एक तरफा है। आशुतोष जी, अब सीधे आपके पास आते हुए आपका जरा विश्लेषण बड़ा जरूरी हो जाता है आज की तस्वीरों पर भी जो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के सामने आई है, और दूसरी तरफ ये जो आत्मविश्वास से लबरेज भाषण दोनों ही सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, पीएम की ओर से दिया गया है, और वो अब की बार 400 पार सदन के भीतर अपने कामकाज को गिनाकर वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि 400 पार एनडीए का और 370 बीजेपी का। तो ये आत्मविश्वास क्या बतलाता है आशुतोष? देखिए चित्रा जी, जो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है उस पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। वो तस्वीर अपने आप में एक पूरी मुकम्मल कहानी है, और वो यही वो मुकम्मल कहानी जिसके आधार पे बड़े आसानी से कहा जा सकता है कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की हालत उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ सबको इकट्ठा कर रहे थे। वो खुद अगर गठबंधन छोड़कर अगर नीतीश जी अगर चले जाते मोदी जी के साथ, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक जरूर है। जहां तक प्रधानमंत्री जी के इस दावे की बात है, तो क्या प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि इस बार जब 2024 के लोकसभा के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी 170 सीटें मिलेंगी, या वो ये कहेंगे कि बहुमत का आंकड़ा नहीं छुएंगे? जाहिर सी बात, तो इस बात को कहेंगे, और कोई भी राजनीतिक दल है जो इसको दावा करेगा कि इस बार 370 क्या 470 सीटें लेकर आएंगे, मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, और मुझे बिल्कुल सही लगता है। ये एक तरीके का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। साथ ही साथ अपने कार्डर का, अपने नेताओं का, अपनी पार्टी का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहती, कोई भी कमजोरी नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए अगर आप देखें तो जिस कर्नाटक में पिछली बार उनको 28 में से 26 सीटें मिली थी एक सहयोगी के साथ, वहां पर 4 से 5 सीटें, यानी अपनी जीती हुई सीट भी वो जनता दल सेकुलर के लिए छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। उनको लग रहा था कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, तो नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर आए हैं। उनको लग रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस अगर एक साथ रहेंगे तो वहां पे उनकी कमजोरी हो सकती है, लिहाजा शिवसेना भी टूटी और एनसीपी भी टूटी है। तो ये उनकी काबिलियत है, और इसको हमारे ख्याल से अंडरलाइन करना चाहिए। लेकिन जहां तक 405 सीट लाने का प्रश्न है, जहां तक बीजेपी के 370 सीट लाने का प्रश्न है, तो मैं इसमें कुछ ना बोलूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नतीजे आएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। नहीं, लेकिन एक और सवाल आशुतोष जी इसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद आ रही हूँ गौरव जी। आशुतोष जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। विपक्षी दलों की ओर से जैसे ही लोकसभा में 400 पार का नारा प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया, उसके बाद बाहर आकर सभी बोलने लगे कि ईवीएम तो सेट हो गया है जी। अब देखिए ईवीएम पर ये वो दुनिया भर के तंज भी कसे गए कि अगर प्रधानमंत्री सदन के भीतर आंकड़ा दे रहे हैं तो यानी कि ये सारी चीजें फिक्स हैं। इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से, बजाय इसके कि वो कोई आंकड़ा सेट करें या वो बताएं कि हम इतनी सीटें जीतने के लिए जा रहे हैं, ये क्या बताता है? नहीं, मेरा कभी भी ईवीएम पे यकीन नहीं था, और ना कभी मानता हूं कि ईवीएम की वजह से चुनाव को फिक्स किया जाता है। होता होगा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा, ना उसके बारे में कोई बात कहूंगा। लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं। एक, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं है? निश्चित तौर पर देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति के लिए हमेशा तैयार नहीं रहती? निश्चित तौर पर तैयार रहती है। और जहां तक गठबंधन के सहयोगों की बात है, तो आज की तारीख में जो इंडिया गठबंधन है, उसके गठबंधन के साथी अगर एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं तो उनकी कमजोरी का प्रतीक है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर एज मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इंडिया गठबंधन को अगर लड़ाई लड़नी है, मजबूती के साथ लड़नी है, तो उनको भी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ खड़े होना पड़ेगा। आज कम से कम उसकी कमी दिखाई पड़ती है।